फ्रेंड्स, आज हम आरबीसी क्लास 10 हिंदी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 7 सूर्यकांत त्रिपाठी उपनाम निराला को स्टार्ट करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं आपको कौन सी वीडियो आगे चाहिए। और अब हमारे चैनल्स की डिटेल्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। जन्म हुआ इनका 1896 ईस्वी और मृत्यु हुई 1961 में। परिचय से स्टार्ट करते हैं। छायावाद के प्रमुख कवियों में निराला उपनाम से प्रसिद्ध सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म वसंत पंचमी को बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। छायावाद के प्रमुख कवि हैं ये, जिनका उपनाम क्या है, निराला। ये उपनाम निराला से प्रसिद्ध है, ठीक है ना। उनकी औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। तदुपरांत उसके बाद हिंदी, संस्कृत तथा बांग्ला का अध्ययन स्वयं किया। 3 वर्ष की बाल्यावस्था में माँ और युवावस्था के पहुंचते पहुंचते पिताजी साथ छोड़कर इस संसार से चले गए। यानी बाल्यावस्था में तो माँ इनकी मर गई और युवावस्था में जाते जाते यानी युवावस्था की ओर बढ़ी रहते कि इनके पिताजी भी इनका साथ छोड़कर चले गए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में पत्नी, भाई, भाभी और चाचा चल बसे। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झंझोड़ कर रख दिया। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने जीवन से समझौता न करते हुए अपने तरीके से ही जीवन जीना बेहतर समझा। ठीक। कविता के साथ उपन्यास, कहानी, आलोचना, विधाओं को लिखने वाले निराला मूलतः कवि थे। उनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण या मानव की पीड़ा, परतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश, अन्याय तथा विषम जीवन परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करने की अदम्य गूंज सुनाई देती है। जो निराला जी की कविता हैं उनमें जीवन का यथार्थ चित्रण, मतलब जैसा जीवन असलियत में होता है ना, उसी प्रकार का चित्रण वे करते हैं और मानव की पीड़ा का यथा चित्रण उनकी कविताओं में देखने को मिलता है। ठीक है ना। उनके द्वारा रचित कृतियां यानी रचनाएं उनकी देखते हैं, अनामिका है, परिमल है, गीतिका, तुलसीदास, कुरकुरमुत्ता, रानी और कहानी, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, अर्चना और आराधना, ये सारी इनकी कृतियां हैं। अब हम इस जो पाठ है, जो कहानी है, इसका मूल भाव क्या है वो समझ लेते हैं। प्रस्तुत कविता अभी ना होगा मेरा अंत जीवन की युवावस्था को व्यक्त करती है। अभी ना होगा मेरा अंत जो कविता है ना, वो जीवन की युवावस्था को व्यक्त करती है। जीवन रूपी वन में जवानी या युवावस्था रूपी वसंत ऋतु ठहरती है। देखिए, जीवन रूपी वन है। जीवन क्या है? एक वन है जिसमें जवानी या युवावस्था है ना, वो क्या है? वसंत ऋतु है। जवानी और युवावस्था क्या है? वसंत ऋतु है। ये जो है वो ठहरती नहीं है। कवि ने सभी को जीवन में उत्साह बनाए रखने के लिए कहा है कि अभी हमारे जीवन का अंत नहीं होगा। हमें अपने जीवन को सुखी संपन्न बनाने के लिए निरंतर कर्तव्य करते रहना चाहिए। निरंतर कर्तव्य करते रहना चाहिए यानी काम करते रहना चाहिए। अतः जीवन की चिंता किए बिना आशावादी बने रहना चाहिए। इसका संदेश कवि ने दिया है। और दूसरी कविता में निराला का राष्ट्र प्रेम प्रकट हुआ है। दूसरी कविता में क्या प्रकट हुआ है? निराला जी का राष्ट्र प्रेम, मतलब राष्ट्र के प्रति प्रेम प्रकट हुआ है। कवि अपने द्वारा किए गए कर्मों के फल मातृभूमि के चरणों में अर्पित कर देना चाहते हैं। अपने जीवन मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को पार करके मां भारती की सेवा में स्वयं को बलिदान कर देना चाहते हैं। कवि अपनी मातृभूमि को हर दुख, हर कष्ट से मुक्त कर देना चाहते हैं। अतः यहाँ कर्तव्य पथ पर स्वयं को समर्पित कर देना चाहते हैं का भाव प्रकट करते हैं, है ना। कवि कर्तव्य पथ पर स्वयं को समर्पित करने का भाव प्रकट करते हैं, जिससे अपनी मातृभूमि का स्वरूप अखंड बना रहे, कभी भी टूटे ना। जो खंड यानी टूटना और अखंड यानी कभी टूटने ना वाला। ठीक। अब स्टार्ट करते हैं अपनी पद्यांश 1 से। अभी ना होगा
मेरा अंत से। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगाकर प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत संहर्ष सींच लूंगा मैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ कवि ने यहाँ आशावादी रहते हुए अपने कर्तव्य को महत्व दिया है तथा प्रकृति के सुंदर स्वरूप को बनाए रखने में अपनी भूमिका व्यक्त की है। ठीक है ना। अब इसका मतलब समझते हैं कविता का। कवि निराला कहते हैं कि मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा। कवि निराला कहते हैं कि मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा, मेरे जीवन में युवा अवस्था रूपी वसंत अभी तो आया ही है। मैंने अभी क्या बताया था आपको, जीवन क्या है, एक वन है और उसके अंदर जो वन के अंदर क्या होती है, ऋतुएं होती हैं। तो ऋतुओं को यहाँ से क्या बताया गया है, युवावस्था। और युवावस्था कौन सी ऋतु है, वसंत ऋतु है। ठीक है ना। जीवन में यह सुखद समय अभी आरंभ ही हुआ है। ये विभिन्न प्रकार की हरी भरी पत्तियां अभी खिली ही हैं, डालियों पर कोमल कोमल कलियां दिखाई देने लगी हैं, अर्थात मुझे सुख का अनुभव अब होने लगा है। अभी तो मैं इन सुंदर कलियों पर अपना मधुरता के स्वप्न से भरा कोमल हाथ फेरूंगा। जो कलियां निंद्रा के वश अपना कर्तव्य भूल गई हैं, जो कलियां निंद्रा के वश, निंद्रा यानी सोने के वश अपना कर्तव्य भूल गई हैं, उनमें मैं एक नई मन को हरने वाली आशा उत्पन्न करूंगा। अर्थात मेरे शरीर की इंद्रियां जो अब तक सोई थीं, मैं उनको अपने कर्तव्य पथ पर लाऊंगा। मैं प्रत्येक पुष्प से नींद और आलस्य की इच्छा को खींचकर दूर कर दूंगा तथा अपने नए जीवन का सुखद भाव प्रसन्नता पूर्वक उनमें सींच दूंगा। अर्थात मैं अपने कर्तव्य से जीवन के संपूर्ण स्वरूप को सुख व संपन्नता से भर दूंगा, ताकि कोई निराशापूर्ण विचार मन में आ ही नहीं सके। अब पद्यांश 2 पर चलते हैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको हे मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है, जीवन ही जीवन। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे, बालक मन मेरे ही अविकसित राख से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि निराला का भाव है कि मैं अपने कर्तव्य से सभी को जीवन का मार्ग दिखाकर विकसित कर दूंगा। इसमें कवि का जो भाव है वो यह है। व्याख्या पे चलते हैं। कवि कहते हैं कि मैं अपने नए जीवन के सुखों से युक्त वातावरण बनाकर समाज के अन्य लोगों को भी कर्तव्य का अनंत मार्ग दिखा दूंगा। अर्थात मैं सभी को प्रेरित करके जीवन के सुखों को और बढ़ा दूंगा, क्योंकि अभी हमारे जीवन का अंत नहीं होगा। मेरे जीवन का तो यह प्रथम चरण ही है, अर्थात अभी बाल्यावस्था ही है। इस प्रथम चरण में मृत्यु कैसे आ सकती है? अभी तो जीवन ही जीवन है। अपने इस जीवन में संपूर्ण युवावस्था तो अभी शेष पड़ी है, अर्थात जीवन का प्रारंभ होने से अभी मृत्यु का भय नहीं है। अभी तो युवावस्था की संपूर्ण कर्तव्य शेष हैं। युवावस्था के संपूर्ण मतलब बहुत सारे कर्तव्य शेष हैं। अभी तो मेरा जीवन सुख रूपी स्वर्ण किरणों पर आधारित है। अभी तो बाल मन की अज्ञानता का भाव भी समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है। जीवन का स्वरूप अविकसित और अधूरा है। हे भाई, अभी तो जीवन की सभी दिशाओं में यह राग अर्थात सुख का भाव विकसित होगा। अभी तो
अभी तो अपने जीवन के कर्तव्यों का क्रम प्रारंभ हुआ है, अर्थात जीवन का बाल्यकाल पूर्ण होकर युवावस्था में अपने कर्तव्य निभाने होते हैं, तब जीवन का स्वरूप पूर्ण होता है। अतः अभी जीवन का अंत नहीं होगा। अब चलते हैं अपन पद्यांश 3 यानी अपनी दूसरी पोयम मातृ वंदना। दूसरी कविता क्या है? मातृ वंदना। नर जीवन के स्वार्थ सकल, नर जीवन के स्वार्थ सकल, भली हो तेरे चरणों पर माँ, बली हो तेरे चरणों पर माँ। मेरे श्रम सींचित सब फल, मेरे श्रम सींचित सब फल, जीवित के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, महाकाल के खरतर शहर सह, महाकाल के खरतर शहर सह, संकु मुझे तू कर दृढ़तर। मूर्ति अश्रु जल धौत मिल, मूर्ति अश्रु जल धौत मिल, दृग जल से पाबल बलि कर दूं, जननी जन्म श्रम संचित फल। यानी कि कवि निराला ने कहा है कि हे माँ, मैं अपने जीवन का संपूर्ण संचित फल आपको समर्पित करता हूँ। आप मुझे मृत्यु पथ पर बढ़ते रहने की दृढ़ता प्रदान करें। व्याख्या पर चलते हैं। कवि निराला का भाव है कि हे मातृभूमि, मेरे मन में इस मानव जीवन के कारण जितने भी स्वार्थ आ गए हैं, वह सभी स्वार्थ आपके चरणों में समर्पित हों। हे माँ, मैंने अपने परिश्रम से आज तक जितने भी फल एकत्र किए हैं, हे माँ, मैंने अपने परिश्रम से आज तक जितने भी फल एकत्र किए हैं, वे सभी कर्म फल भी आपको ही समर्पित हों। हे मातृभूमि, हे मातृभूमि, मैं अपने जीवन रूपी रथ पर सवार होकर सदैव मृत्यु के मार्ग पर अर्थात अपने कर्तव्य के पथ पर बढ़ता रहूं और महाकाल रूपी मृत्यु के कठोर बाण सहन कर सकूं। ऐसी दृढ़ता प्रदान कर दे, अर्थात मृत्यु से लड़ने की शक्ति मुझे दे दे। मेरे हृदय में तेरा स्वरूप सदैव जागृत रहे, मेरे हृदय में तेरा स्वरूप सदैव जागृत रहे। मैं अपने आंसुओं के जल से आपकी मूर्ति को उज्जवल बनाता रहूं। हे माँ, मैं अपने आंसुओं से वह शक्ति प्राप्त करता हूँ। हे माँ, मैं अपने आंसुओं से वह शक्ति प्राप्त करता रहूं जिसके प्रभाव से अपने जीवन में एकत्र किए गए सभी कर्तव्यों का फल आपको समर्पित कर सकूं। अर्थात कवि मातृभूमि के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव प्रकट करता है। अब पद्यांश 4 पर चलते हैं। बाधाएं आए तन पर, देखूं मुझे नैन मन भर, मुझे देख तू सजल दृगों से, ऐ पलक उर के शतदल पर। क्लेद मुक्त अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा मुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि, सकल श्रेष्ठम संचित फल। यानी कि निराला ने यहाँ जीवन मार्ग की बाधाओं का सामना करते हुए भी अपना कर्तव्य पूर्ण करने की प्रेरणा दी है। पद्यांश 4 में इसकी व्याख्या पर चलते हैं। कवि निराला का भाव है कि हे माँ, मेरे जीवन में भले ही कितनी ही बाधाएं आए, मैं उन बाधाओं का सामना करते हुए भी आपको नेत्र भरकर देख सकूं। अर्थात मैं आपको जीवन की प्रत्येक कठिन परिस्थिति में भी देखते रहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी मुझे अपने नेत्रों से कर्तव्य करते हुए निरंतर देखती रहें और अपने हृदय कमल पर मुझे बिठाएं। मैं अपना शरीर आपको समर्पित करूंगा तथा आपको अटलता व स्थायित्व प्रदान कर निराशाओं व दुखों से मुक्त करूंगा। मैं आपके चरणों पर अपने सभी संचित किए हुए फल को तथा जो प्रशंसा मुझे प्राप्त हुई है उसे भी आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। अर्थात कवि निराला जी अपने जीवन का संपूर्ण स्वरूप तथा कर्तव्य फल देकर मातृभूमि को कष्ट से मुक्त करना चाहते हैं और स्वयं का बलिदान देना चाहते हैं। फ्रेंड्स, हमारी पोएम खत्म हो चुकी है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।